हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आपको एक पेपर की कटिंग दिखाई दे रही होगी हमारे बगल में। उस पेपर की कटिंग को देखिए और मैं आप उसी पेपर की कटिंग के ऊपर आज चर्चा करने वाला हूं। उसमें लिखा हुआ है कि ईपीएफओ पेंशन भोगियों के किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो ईपीएफओ पेंशन भोगी हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी पेंशन की राशि मुहैया क्यों नहीं हो पा रही है, उनके खाते तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्या वजह है, क्या कारण है, किसके तरफ से देरी है, सरकार की तरफ से देरी है या ईपीएफओ की तरफ से देरी है या बैंक खाते की तरफ से देरी है। समस्या किधर है, प्रॉब्लम किधर है कि क्यों पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। ये इंग्लिश वर्जन है, इसका हिंदी रूपांतरित किया गया है। यह तस्वीर कल के डेट में ही मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मिला था। उसी का हिंदी जो है ना, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आज के अपने इस नए वीडियो में। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। क्या सरकार द्वारा यह घोषणा करने से कि 78 लाख लाभार्थी जनवरी 2025 से किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं, कुछ समस्याएं कम हुई हैं। उनकी कुछ अन्य मांगे क्या हैं, क्या न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना है, क्या कठिनाइयां हैं, इसी को हम लोग जो तो आज बात करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी प्रश्न, बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं आपको कि 2025 जनवरी 2025 से तमाम जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं किसी भी बैंक से अपने पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बैंक हो, कोई भी शाखा हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, आप वहाँ पे जो तो आपका बैंक अकाउंट अगर एक्टिव है तो उस बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको पेंशन की राशि आपकी मुहैया हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन इसके अलावा कुछ समस्याएं और भी हैं। उनकी जो अन्य मांगे हैं, अन्य मांगों में क्या ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, साथ ही साथ में उनको 7,500 रुपये पेंशन की राशि जो मिनिमम पेंशन है वो होनी चाहिए और मेडिकल सुविधा उनको मिलनी चाहिए। तो मेडिकल सुविधा के लिए भी एक अच्छी अपडेट निकल के आई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक बीमा कवर जितने भी चाहे 70 वर्ष के ऊपर के भी हैं बुजुर्ग पेंशनर्स, उन्हें भी देने का वादा कर चुके हैं। पूरी तरीके से प्रारूप बन चुका है, यानी कि अब ये चीज़ें लागू होने वाली हैं। लेकिन इसके अलावा क्या न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना है, अगर है तो क्या कठिनाइयां हैं, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब तक की जो कहानी हुई है उसके ऊपर बात करते हैं। टी रामकृष्णन जी के माध्यम से अब तक की जो कहानी है पहले थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर इसके आगे की बात को जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी तो कब तक होगी और क्या चीजें हैं। भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 के तहत देश भर के 78 लाख भविष्य निधि यानी कि पीएफ पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से किसी भी बैंक किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन मिलेगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को इसी महीने से शुरुआत दे दी गई है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरीके से बैंक में पैसा किसी भी बैंक किसी भी खाता किसी भी शाखा कहो वहाँ पे मिल जाएगा, कर्मचारी इससे खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ये है कि ट्रेड यूनियनों और यहाँ तक कि संसद सदस्य भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। देखिए, ट्रेड यूनियन ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की मांग रख दी है सरकार से, यानी कि सरकार से उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। वहीं पे अगर बात करें कि जो सांसद सदस्य हैं वो भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार से न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने का आग्रह सरकार से कर चुके हैं कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन की राशि पे बिल बना मंजूर करवाएं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दे जाए। लेकिन मेन समस्या क्या है, उस समस्या के जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नई व्यवस्था के निर्माण में किसका योगदान था, बता दें। वर्तमान में यदि कोई पेंशन भोगी माइग्रेट करने का निर्णय लेता है तो उसे पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ
को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की मांग करनी पड़ती है। इससे पेंशन भोगियों की शिकायत हमेशा ही स्थानांतरण और उसके बाद से भुगतान में देरी के बारे में सामने आता रहा है। इसके अलावा पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन केवल हर जोन या क्षेत्र में ईपीएफओ के साथ सूचीबद्ध 3 या 4 बैंकों के समूह के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये मूलभूत समस्याएं हैं। अब इसमें क्या चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बात करते हैं तो क्लियर कट समझ में आएगा। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष और मंत्री मनसुख मंडाविया ने 4 सितंबर को जारी एक बयान में कहा कि सीपीपीएस के कार्यान्वयन के मद्देनजर यह नई सुविधा संभव हो पाई है, जिसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अगले चरण में सीपीपीएस आधारित भुगतान प्रणाली में एक सुचारू रूप से बदलाव को सक्षम करेगा। सरकार ने कहा है कि पेंशन भोगियों को अब पेंशन रूप होने शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और पेंशन जारी होने तक तुरंत जमा हो जाएगा। यानी कि अब उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनका पेंशन डायरेक्टली उनके खाते में जमा हो जाएगा। कोई इशू की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बातें आपके समझ में आ गई हैं। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या है, क्या मिलेगा, क्या नहीं, उसके लिए थोड़ा स्लाइड 2 को हम ओपन करते हैं। ये स्लाइड 2 है कि नई प्रणाली और बढ़ना, ये क्या चीजें हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कब से होगी, क्या समस्याएं आ रही है उसके बारे में। प्रस्तावित व्यवस्था से पेंशन भोगियों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी अथवा उसमें भी कुछ समस्या आएगी। देखिए, चेन्नई ईपीएफओ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव और पीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय समन्वय समिति के आयोजन सचिव केपी बाबू ने कहा, पहली नजर में हम इस विकास का स्वागत करते हैं। भले ही हम घोषणा के पूर्व विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हो, सब कुछ कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। इसके दौरान हमें पता चलेगा कि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं या नहीं है। यानी कि एक बार ये लागू होगा, लागू होने के बाद ही मूलभूत इसकी जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं हमारे तक आएंगी और हमें पता चलेगा कि मूलभूत क्या समस्याएं हैं। आगे क्या है, क्या इस घोषणा से पेंशन भोगी संतुष्ट हैं? कई पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय मंत्रालय की घोषणा से पेंशन भोगी संतुष्ट हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियर कर रहा है एक प्रश्न के माध्यम से कि क्या पेंशन भोगी, जो ये योजना अभी तक हम लोग जानने की कोशिश किए हैं, जो जाने हैं, क्या इस योजना से पेंशन भोगी खुश हैं अथवा नहीं है। ये तो क्लियर ये हो रहा है कि नहीं, पेंशन भोगी खुश हैं। आगे है कि यह निर्णय निराशाजनक रहा है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें सुखद आश्चर्य प्रदान करेगी, जैसा कि उसने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के रूप में किया है। ठीक उसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन तथा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस की कई विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये टॉपिक खत्म हुआ। अब अगली जो टॉपिक शुरू होगी ना, वो टॉपिक होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन में वृद्धि को लेके इसमें क्या है या ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं विस्तार से। देखिए, ट्रेड यूनियन और यहां तक कि सांसद सदस्य सभी दलों से जुड़े हुए सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। पिछले महीने के अंत में गुजरात में भाजपा सांसद शोभनायन एवं वर्या ने मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि लगभग 7 साल पहले महंगाई भत्ते, डीए और चिकित्सा भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन को 17,500 रुपये तक बढ़ाने के अनुरोध पर अस्वस्थ विचार किया गया था। चेन्नई ईपीएफओ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ और मंसूर और प्राइवेट फंड एसोसिएशन कोच्चि में 19,000 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक जगह पे 17,500 रुपये और चेन्नई में अगर बात करें तो 19,000 रुपये तक की मांग ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के लिए किया जा चुका है कि जो न्यूनतम पेंशन है उसकी बात है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व परामर्श के दौरान ट्रेड यूनियंस द्वारा
भी यह मांग उठाई गई थी। तो देखिए दोनों चीजें हो गई हैं। जो पेंशनर्स एसोसिएशन के मुख्य अध्यक्ष हैं उनकी अगर बात करें, और साथ ही साथ में जो संघ के मुख्य अध्यक्ष हैं, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, साथ ही साथ में जो वर्कर्स हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी जो मुख्य मांगे उठाई गई तो 17,500 एक तरफ से, वहीं दूसरी तरफ से अगर बात की जाए तो 19,000 रुपए उठाई गई। जहां पे अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री के जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनके साथ बजट का परामर्श के दौरान ट्रेड यूनियंस के द्वारा भी इसी मांग को रखा गया, इस मांग की पुष्टि की गई है। अब आगे बात करते हैं कि उच्च वेतन पर पेंशनर्स के लिए पीएफ पेंशन भोगियों और सदस्यों द्वारा प्राप्त आवेदन की स्थिति क्या है। यानी कि जो उच्च वेतन की बात हुई थी उसके ऊपर क्या बात है। अभी तो न्यूनतम वेतन की बात हो गई कि न्यूनतम वेतन कम से कम 17,500 रुपए और 19,000 रुपए तक की बात हो चुकी है, जिसमें ट्रेड यूनियन ने भी मांग रखी थी। यानी कि कहीं कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है बिल्कुल सही है और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन जो समस्या है ना वो है कि उच्च वेतन पे क्या जो आवेदन हुए थे उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पीएफ सदस्यों और पेंशन भोगियों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उच्च वेतन पर पेंशन के लिए उनके आवेदन पर कैसे कार्रवाई की जा रही है। उनमें से कई लोगों ने उम्मीद जताई है कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद उन्हें उच्च पेंशन मिलनी चाहिए, जिसके सिद्धांत के रूप में पीएफ सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के भुगतान को मंजूरी दी गई थी। हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ईपीएफओ के एक हालिया जवाब से पता लगा है कि 7 अगस्त 2024 तक आवेदन की संख्या बढ़ जाएगी और जिन लोगों को पीपीओ जारी किए गए उनकी संख्या 8401 थी, जिनमें से 2 ऐसे लोग भी शामिल हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा 89,235 अन्य आवेदकों को डिमांड नोटिस भेजे गए, जिनमें उनके बकाया राशि का हिस्सा हस्तांतरित करने की मांग की गई, जबकि 17.5 लाख आवेदक जमा किए गए थे, ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिसके में लगभग 1.5 लाख आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे। देखिए यहाँ पे कुल मिला के 17.5 लाख आवेदन हुए थे उच्च पेंशन पे, जहाँ पे 1.5 लाख आवेदन को रद्द कर दिया गया था। तो ये बेसिक जानकारी जो आवेदन को लेके थी उस बेसिक जानकारी वो बताया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार का क्या रुख है न्यूनतम पेंशन की तरफ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये अभी तक में पूरा जो निष्कर्ष निकलेगा न्यूनतम पेंशन का यहीं से निकलेगा। तो अभी पता चल जाएगा कि न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार क्या करे, सरकार न्यूनतम पेंशन को लेकर कितना अग्रसर है, क्या क्या चीजें हैं। तो पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र सरकार वित्तीय बाधाओं का हवाला दे रही है। हालांकि वह ईपीएस 95 के लिए अपने आवंटन में सालाना वृद्धि कर रही है। पेंशन योजना में सरकार का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन का 1.16% है, जिसके अलावा न्यूनतम पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बजटीय सहायता भी प्रबंध की जाती है। पेंशन योजना को नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि अंशदान के 8.33% के हस्तांतरण के माध्यम से भी धन मिल रहा है। एक आधिकारिक दस्तावेज से पता चला है कि 2022-23 के दौरान सरकार का योगदान लगभग 18,785 करोड़ था और 2023-24 में यह 9760 करोड़ था। 24-25 के लिए यह 10,950 करोड़ होगा। इस परिस्थितियों में यह देखा गया है कि केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन में किस हद तक वृद्धि करेगी मात्र। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। आगे का ठीक इसके आगे हम लोग पढ़ें तो मुख्य रूप से उच्च वेतन पर अधिक योगदान दिया पेंशन भोगी रिजर्व सब्सिडी एक विसंगति थी, जिसमें 2014 संशोधन किया गया था, ठीक किया कर दिया गया है। अब इसका रुख यह है कि यह उच्च वेतन पर पेंशन देने में उदार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पेंशन फंड की स्थिरता प्रभावित होगी। हालांकि अब तक फंड ने मूल्यांकन के अनुमानित एक्चुअरियल घाटे के बावजूद किसी भी नकदी प्रवाह की समस्या का सामना नहीं किया गया है। व्यापक शिकायत रही है कि पीएफ निकाय पेंशन भोगियों सदस्यों और नियोक्ताओं से बहुत पुराने दस्तावेज मांगने में अवास्तविक रहा है। आगे का रास्ता क्या है, तो भाई जब इतनी सारी समस्याएं सामने निकल के आ रही है तो आगे का रास्ता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। आपका योगदान बढ़ाने के अलावा ईपीएस 95 पर्याप्त वृद्धि करने तथा पीएफ अंशदान की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 10 वर्ष
पहले तय करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा फरवरी 2015 में अपने बजट भाषण के दौरान दिए गए विचार को लागू करना चाहिए, जिसमें कर्मचारी को पीएफ या एनपीएस में निवेश करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा कदम जो निवेश पर रिटर्न के मुद्दे का ध्यान रखेगा। वहीं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 2015 में ईपीएफओ श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ में निवेश कर रहा है 1 सितंबर 2014 के बाद शामिल होने वाले तथा के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, जिसमें सभी कर्मचारी पेंशन के पात्र बन सकते हैं वेतन की परवाह किए बिना। तो कुल मिला के इस पत्र को पढ़ने के बाद ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए क्या समझ में आया। 2 भागों में इस पत्र को डिवाइड किया गया है। देखिए, उसे तो देखा जाए तो 4 भागों में इस पत्र को रखा गया है। जो पहले नंबर का भाग है वो है कि जो 2025 से 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए एक ही जो तो समझ सकते हैं बैंक खाते में पेंशन की राशि आएगी, खुशखबरी है, ठीक है। दूसरे नंबर में उच्च वेतन पे जो इतना सब कुछ निकल के आया डाटा, तकरीबन 17.5 लाख फॉर्म और 1.5 लाख फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो 1.5 को हटा दीजिए 17.5 में से, फिर भी 16 लाख के लमसम वहाँ पे फॉर्म उनको उच्च पेंशन की राशि मुहैया होगी, वो भी ठीक। अब आगे बात करते हैं न्यूनतम पेंशन। तो न्यूनतम पेंशन में अभी तक दिखाया जा रहा है कि बजटीय व्यवस्था का प्रबंध उस हिसाब से नहीं है, जिसकी वजह से सरकार बार बार सोच में आ रही है और उसी के ऊपर कदम उठा रही है। इस पर कोट किया गया है कि 2015 में किस प्रकार से यहाँ पे वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली जी ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात रखी थी, अपना एक वो रखा था, उसी के ऊपर बात काम करते हुए ईपीएफओ के माध्यम से सरकार बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशनधारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराएगी। बाकी शेष दोस्तों अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।